हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिटेल से, है ना। अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनकर तैयार होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ों का डिस्कशन 11th के प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में यहाँ पर समझते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हम जानते हैं सीड के बारे में। सीड एक्चुअली क्या है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड ओव्यूल आफ्टर, या फिर इसको कह सकते हैं डेवलप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो ओव्यूल का डेवलप फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, सीड, है ना। अब ये देखते हैं कि सीड बना हुआ किन चीजों का होता है। तो अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें, ये बना हुआ किस चीज का है, तो ये मेनली 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, ये होगा हमारा सीड कोट, सॉरी जो सबसे बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है सीड के प्रोटेक्शन के लिए बना है। दूसरा क्या है इसमें, एम्ब्रियो, है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड क्या है, कॉटिलेडन, है ना। तो कॉटिलेडन का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट देगा डेवलपिंग न्यू बेबी प्लांट को, है ना। तो इस तरह से देखा, एक सीड का फॉर्मेशन 3 पार्ट से हुआ है मेनली, सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलेडन, है ना। अब हर किसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सीड कोट का फॉर्मेशन किसने किया, क्लियर। तो ओव्यूल से बना। आप देख रहे थे ओव्यूल के बाहर भी 2 प्रोटेक्टिव लेयर थे और उसको हम कह रहे थे आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, है ना। तो इंटेगमेंट ने मिलकर के सीड कोट बनाया। सीड कोट भी एक्चुअली 2 लेयर का बना होता है, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमेंट, है ना। तो आउटर लेयर टेस्टा का फॉर्मेशन किसने किया होगा, आउटर इंटेगमेंट ने। और इनर लेयर टेगमेंट का फॉर्मेशन किसने किया होगा, इनर इंटेगमेंट ने, है ना। तो सीड कोट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इंटेगुमेंट से, क्लियर। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हुआ है, जाइगोट से, है ना। और इसी एम्ब्रियो का एक पार्ट है कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन एक्चुअली है क्यों, ये रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करता है या न्यूट्रिशन कंटेन करता है, क्यों, ताकि इनिशियल स्टेज में बेबी डेवलपमेंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो सके, है ना। अब देखिए, इस कॉटिलेडन के बेसिस पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सीड को, है ना। एक सीड क्या हो सकता है हमारा, डाइकॉट सीड, और दूसरा सीड क्या हो सकता है, मोनोकॉट सीड, क्लियर। अब दोनों को समझना है कि ये डाइकॉट सीड क्या है। डाइकॉट सीड मतलब कंटेन 2 कॉटिलेडन, है ना। इसमें कितने कॉटिलेडन होंगे, 2 होंगे, है ना। और मोनोकॉट में कितना होगा, तो कंटेन सिंगल कॉटिलेडन, है ना। इसमें कॉटिलेडन सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, है ना। अगर कॉटिलेडन 1 है तो हम बताए थे इसको और क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अस्क्यूटेलम, क्लियर है। अब देखिए, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो डेवलप होते टाइम न्यूट्रिशन किससे लेता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू से लेता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडोस्पर्म, है ना। अगर ये इंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम्ड कर लिया गया डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, तब हम ऐसे सीड को कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और अगर वो बचा हुआ है, इंडोस्पर्म बचा हुआ है, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी इंडोस्पर्म बचा हुआ है, तब हम उसे क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड, है ना। तो इस बेसिस पे हम डाइकॉट सीड को 2 और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है क्या चीज हमारा, इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड, है ना। या इसको और क्या कह सकते हैं, अल्बुमिनस, है ना। इंडोस्पर्मिक सीड कह सकते हैं या अल्बुमिनस सीड कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक
सीड या क्या कह सकते हैं नॉन या एक्स अल्बुमिनस सीड। क्लियर है? अब देखिए इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब समझ रहे हैं, इसमें इंडोस्पर्म रिमेन्स है, बचा हुआ है ना। तो इंडोस्पर्म स्टिल रिमेन्स, मतलब इसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कैस्टर, कैस्टर में इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है ना। अगर नॉन इंडोस्पर्मिक की बात करें तो ये पूरी तरह से ड्राई सीड्स होते हैं, पूरी तरह से ड्राई। जैसे अगर हम पल्स की बात करें, जैसे ग्राम है ना, या पी, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है ना। मतलब इसमें इंडोस्पर्म जो था वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा टोटली कंज्यूम्ड कर लिया गया है ना। अगर मोनोकॉट सीड की बात करें तो इसमें भी इंडोस्पर्मिक हो सकते हैं या अल्बुमिनस हो सकते हैं। क्लियर? तो इसमें भी हम ले सकते हैं अल्बुमिनस है ना, या इसको और क्या कह सकते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर? तो अगर इसके एग्जांपल में ले तो ये होगा सॉरी ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो है वो क्या है अल्बुमिनस या इंडोस्पर्मिक सीड है ना। और अगर यहां पे हम नॉन अल्बुमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड की बात करें है ना, तो इसके एग्जांपल में क्या होगा, जैसे हम मेज। क्लियर? लेकिन मेज में क्या होता है, सॉरी मेज जो होता है वो इंडोस्पर्मिक सीड है या अल्बुमिनस सीड है। सॉरी इसके एग्जांपल को चेंज करेंगे। अगर हम ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड जो है वो क्या है ना, ये ऑर्किड नॉन अल्बुमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। अगर इंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो इसमें हो सकता है मेज है ना, या हो सकता है वीट। इसमें इंडोस्पर्म रिमेन्स सेम, इसमें इंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ है ना। तो इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं मेज या वीट, और इसके एग्जांपल में क्या ले सकते हैं और किड है ना। तो इस तरह से आपने सीड के टाइप्स को देखा। क्लियर? मोनोकॉट सीड में भी इंडोस्पर्म बचा हुआ रह सकता है या कंज्यूम्ड किया जा सकता है ना। तो अगर इसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ है तब इसके एग्जांपल में मेज या वीट। जैसे हम मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर इससे पहले देखे थे, तो वहां पे स्टार्ची इंडोस्पर्म जो है वो स्टिल रिमेन्स, वो बचा हुआ था है ना। तो सीड के बारे में बस इतना ही। इसके बाद हम जानेंगे अगले लेक्चर में फ्रूट के बारे में थोड़ा डिटेल से है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।